हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआई में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, कल हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा कनेक्शन टूट गया था, लेकिन हुमायूं जो था वो कंप्लीट हो गया था। एक दो पॉइंट जो बचे थे वो से हम लास्ट में कवर कर लेंगे। एक चीज़ जो कई लोगों के डाउट है कि क्या ये जो क्लास है वो एसएससी जीडी या पुलिस या यूपीएसआई एनटीपीसी इनके लिए नहीं है। भाई साहब, ये ऑल इन वन क्लासेस है। आप चाहे यूपीएसआई का एग्जाम दें, चाहे यूपी पुलिस का दें, चाहे दिल्ली पुलिस का दें, चाहे एनटीपीसी का दें, कुल मिला के कोई भी पेपर हो जिसमें जीएस अगर आपसे पूछी जाएगी तो इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। एक चीज़ हो, मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसे भी पढ़िए और कहीं दूसरी जगह भी पढ़िए जो आपका फेवरेट चैनल हो, वहाँ भी पढ़िए और यहाँ भी पढ़िए। और जब एग्जाम दे के आए तो थोड़ा कंपैरिजन जरूर कर लें ताकि आप समझ सकें कि चीज़ें जो हैं वो कहाँ बेहतर हैं। तो आज हम सेक्शन सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और मेरी जो आवाज़ है आप तक अगर सही से पहुंच रही हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे लगे कि आप जो है मेरी आवाज़ जो है बहुत बेहतर ढंग से पहुंच रही है। चलिए शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो जन्म है वो बिहार में हुआ है, ठीक है। सासाराम, सासाराम बिहार में, ठीक है। इसके पिता का नाम है हसन खान। हसन खान जो ये है, ये सासाराम के एक सूबेदार हैं। छोटी सी रियासत थी सासाराम, यहाँ की एक कौन है, सूबेदार है। सूबेदार तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो सासाराम के सूबेदार हैं कौन, शेरशाह। अब ये शेरशाह सूरी नहीं है एक्चुअली, इसके बचपन का नाम है फरीद, ठीक है, फरीद। सारी जानकारी जरूरी है। तो फरीद जो है इसके पिता का नाम हसन खान है, जो कि बिहार के हैं, सासाराम के रहने वाले। और ये सूबेदार हैं सासाराम बिहार के। इसका जन्म मैंने बताया कि 1472 में हुआ। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, 1472 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। अगर आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा होगा, पहले दिन की जो क्लास ली होगी, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 1483 में बाबर का जन्म होता है। यानी कि आप देखिए, तो जो फरीद है, जो शेरशाह है, वो बाबर से भी उम्र में बड़ा है। बाबर और शेरशाह सूरी एक बार मिलते हैं, ये वाकया भी मैं आपको बताऊंगा जब आएगा तब। अब तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी जो था एक्चुअली इसको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। तो 1414 सॉरी 1494, 1494 में ये क्या करता है, ये सासाराम छोड़ देता है, ठीक है। और सासाराम छोड़ के ये कहाँ चला जाता है, ये जौनपुर चला जाता है। जौनपुर, जौनपुर क्यों जाता है, क्योंकि इसको बचपन से पढ़ने लिखने का शौक है, तो जौनपुर ही जाता है शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जौनपुर जाता है पढ़ाई करने। एक पुस्तक थी सिकंदर नामा, जो कि अरबी और फारसी की ये बुक थी। अरबी और फारसी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फारसी जो है वो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, टर्की किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। टर्की भाषा थी, वो कौन से शासन में, उन शासकों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ऑफिशियल का मतलब वो अपने राजकाज में उसको यूज करते थे, जैसे आज हम लोग हिंदी यूज करते हैं, जैसे मुगलों ने फारसी यूज की, ठीक है। तो सिकंदर नामा एक जो पुस्तक थी, इसको पढ़ा था शेर खान या फरीद ने। अभी तो ये शेर खान भी नहीं हुआ है, तो फरीद ही है, ठीक है। तो फरीद ने इस पुस्तक को पढ़ा था। और भी एक पुस्तक है शायद गुलदस्तों नाम से ऐसी कुछ है, कंफर्म कर लेना आप लोग, कुछ ऐसा ही नाम था। ऐसी दो तीन पुस्तकें जो थी वो शेर खान फरीद ने पढ़ी थी। यानी कि पढ़ने में ये इंटरेस्टेड भी था और होशियार भी था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है, ठीक है। 1494 में ये जौनपुर चला गया, लेकिन 1497 में ये वापस आया। 1497 में, तो 1497 में ये वापस आया। तो इसके जो पिता थे हसन खान, उन्होंने सहसा रामपुर, ठीक है, सहसा रामपुर जो था, और ग्यासपुर,
इसको प्रमुख नियुक्त कर दिया, चाहे प्रमुख कह लें या चाहे प्रबंधक कह लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सूबेदार तो वो खुद ही थे, तो सूबेदार तो नियुक्त कर नहीं सकते थे, है ना। तो ग्यासपुर और सहस्त्ररामपुर का इसको प्रमुख नियुक्त कर दिया, किसको, फरीद को। 1497 की बात है, 1497 की, ठीक है। चलिए अब तक अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो हमसे पूछ सकता है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1497 के बाद क्या होता है कि ये जो प्रबंधक गिरिया है ये इसको छोड़ देता है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसको एक रास्ता मिल गया, और बिहार के शासक थे बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1497 में जब इसको ग्यासपुर की जो प्रबंधक इसको नियुक्त कर दिया गया, तो उसको एक मार्ग मिल गया बहार खान लोहानी के यहाँ जाने का, क्योंकि ये टैलेंटेड भी था, पढ़ा लिखा भी था, अच्छा, ठीक है। तो बहार खान लोहानी के जो राजा था, बिहार का शासक था, उसके यहाँ इसमें जाके नौकरी कर ली, ठीक है। उसके यहाँ जाके इसमें क्या कर ली, नौकरी कर ली भैया, नौकरी कर ली। एक बार क्या होता है कि बहार खान जो लोहानी है, शेर से शिकार खेलने का मन करता है। पहले के जो शासक थे उन्हें मतलब शिकार करने का काफी ज्यादा शौक होता था। लोहानी जो है जंगल की तरफ जाता है शिकार करने के लिए, फरीद जो है वो इसके साथ जाता है, लोहानी के फरीद, ठीक है, ये दोनों जाते हैं। लोहानी जिस समय किसी शेर पर निशाना लगा रहा होता है, तभी एक शेर उसकी तरफ तेजी से झपटता है, लोहानी की तरफ, ठीक है। फरीद जो है वो ये सब देख रहा होता है कि कोई शेर है और ये लोहानी की तरफ झपट रहा है। फरीद क्या करता है कि इसके हाथ में एक तलवार होती है, और एक ही बार में उस शेर की गर्दन जो है वो अलग कर देता है। वो टाइम होता है जब इसको पहली बार लोहानी ने एक टाइटल दे दिया, जिसका नाम था शेर खान, यानी कि फरीद का एक और नाम आ गया, और वो नाम क्या हो गया, शेर खान। तो अगर पूछा जाता है कि जो शेर खान है वो क्या इसने उपाधि धारण की या इसको टाइटल दिया गया, तो उसकी उपाधि जो थी उसने अपने मन से नहीं की, इसको टाइटल दिया गया बहार खान लोहानी के द्वारा, क्या, शेर खान। तो फरीद जो है इस तरीके से तो बनता है शेर खान। अब क्या होता है कि फरीद जो है शेर खान बन के लोहानी के यहाँ नौकरी कर लेता है, और काफी टाइम जो है वो यही बिता देता है, ठीक है। होता क्या है कि जब काफी टाइम बीत जाता है, लोहानी जो है वो फरीद पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगता है, शेर खान पर। कोई भी विचार विमर्श होता है सभा से संबंधित, तो शेर खान से वो विचार विमर्श भी कर लेता है, और धीरे धीरे निरंतर ये जो सिलसिला है वो चलता गया। होता क्या है कि जो लोहानी के शासन में जो लोग काम करते थे, उसके जो मंत्री वगैरह थे, तो उनको ये चीज थोड़ी अच्छी नहीं लगी, वो जलस फील करने लगे कि यार मतलब हम मंत्री पद पर हैं, कोई किसी के सूबेदार के पद पर था, कोई किसी के पद पर था, तो कहता था कि लोहानी जो है शेर खान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि लोहानी के कान भरने जो है वो शुरू कर दिए, मतलब उसकी बुराइयां करने लगे, ठीक है, उसके विरुद्ध उसे भड़काने लगे, किसको, लोहानी को, ठीक है। लोहानी जो था वो भड़क गया, और उसने क्या किया कि शेर खान को अपने यहाँ से निकाल दिया नौकरी से। जब लोहानी जो है शेर खान को नौकरी से निकाल देता है, अब चूंकि शेर खान जो है वो कोई ज्यादा बड़ा व्यक्ति तो है नहीं, और उसको अपनी निजी जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि अब हम किधर जाएं। तभी उसे पता चलता है कि जो मुगल है वो भारत में अपना प्रभुत्व जो है उसको जमा रहे हैं, और फाइनली वो 1427 में मुगलों के यहाँ आके नौकरी कर लेता है। सॉरी 1527 में क्या होता है कि जो शेर खान है वो मुगलों के यहाँ नौकरी कर लेता है। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो पूछ लेना हमसे, ठीक है। 1527 में अब आप कहेंगे मुगलों के यहाँ
शेर खां क्यों नौकरी करता है और होता क्या है। तो आपने युद्ध पढ़ा होगा 1527 में और एक 1528 में। हमने एक बात बताई थी, पानी पिया खाना खाया, चांद देखा घर गया मर गया। खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया चांद देखा, यानी कि चंदेरी का युद्ध। ये जो दो युद्ध हुए थे, इन दोनों युद्धों में शेर खान जो था वो बाबर के साथ था, एक नौकर की तरह। ठीक है, शेर खान जो था बाबर की सेना में शामिल था। कब? खानवा और चंदेरी के युद्ध में। हालांकि पढ़ने को ऐसा ज्यादा नहीं मिलता है एसएससी की किताबों में कि शेर खान भी था, लेकिन था। ठीक है, जो यूपीएससी की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि खानवा चंदेरी के युद्ध में दोनों में ही शामिल था शेर खान। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं रहा। एक वाक्य है कि खानवा का जब युद्ध बाबर जीत लेता है, उसके बाद में वो एक दावत रखता है और उस दावत में वो कहता है कि आज जो भी बनाएगा लेकिन चावल जरूर बनाएगा। बाबर जो होता है, बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हमने बताया था 4 लड़के थे। हुमायूं सबसे बड़ा था, उसके बाद कामरान, उसके बाद अस्करी और उसके बाद हिंदाल। ठीक है, ये 4 लड़के थे। इन चारों को वो अपने साथ बिठाता है कौन? बाबर, दावत खाने के लिए। शेर खान को भी कहता है कि आप भी आइए, आप भी खाइए, क्योंकि शेर खान को बेशक उसने कोई टाइटल नहीं दिया, ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन इतना पता था कि शेर खान जो है कुशल और अच्छा व्यक्ति है, एक पराक्रमी व्यक्ति है। पराक्रम भी उसने दिखाया हुआ तरीका होगा। तो ये सारे लोग जो है दावत खा रहे होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और इनके पिता बाबर साहब। दावत खाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि चावल। तभी शेर खान कहता है हुजूर चम्मच मिलेगी क्या? बाबर जो है वो समझ जाता है, हालांकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहा है, बट जो बाबर है उसके दिमाग में ये चीज खटक जाती है कि यार एक सम्राट होकर मैं खुद हाथों से खा रहा हूँ और ये हमारे सामने कह रहा है कि चम्मच मिलेगी क्या। बाबर हुमायूं को समझाता है बाद में कि इससे दूर रहना है, और यही वजह होती है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध के बाद में शेर खान को जो बाबर है वो निकाल देता अपनी सेना से। तो ये अब तक का क्लाइमैक्स रहा कि शेर खान लोहानी के यहाँ नौकरी करता है, उसके बाद ये मुगल एम्पायर में भी आता है और 1527 और 28 के युद्धों में शामिल रहा, लेकिन यहाँ से भी इसको निकाल दिया जाता है। अब आगे क्या करेगा शेर शाह सूरी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने 2 चीजें आपको बताई फाइनली, वही 1539 वाली और 1540 वाली, चौसा और विलग्राम या कन्नौज। ठीक है, कुछ भी कह दीजिए, एक ही बात है। इन दोनों युद्धों को शेर शाह सूरी जो है वो अटैक करके जीत लेता है। इन चीजों को बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि हुमायूं के बारे में पढ़ाया था, तो ये चीजें बता चुके ऑलरेडी। इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद में हुमायूं और शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं जो है इस युद्ध के बाद फारस भाग जाता है। ठीक है, हुमायूं जो है वो फारस भाग जाएगा और शेर शाह सूरी जो है वो गद्दी संभालता है। अब क्या होगा, कैसे शेर शाह सूरी जो है प्रशासन चलाएगा, कैसे पूरा राजपाट पूरा साम्राज्य देखेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम चलेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आए। देखिए 1541 में, यानी कि जैसे ही 40 में ये शासन करता है, 41 में क्या करता है, ये गोखरों के खिलाफ एक अभियान छेड़ता है। हालांकि गोखरों को टोटली खत्म तो नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। हम कह सकते हैं कि 70 से 75% जो गोखर थे उन्हें ये समाप्त कर देते हैं। ये गोखर क्या थे, ये एक तरीके से भूखे भेड़िए थे जिन्हें कोई मिल जाता था उन पर अटैक करते थे बिना बेवजह। ठीक है, अटैक करते थे और भाग जाते थे। सेना जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो सूरी ने क्या किया, सबसे पहले इनको निपटाया। ये बात मैं कर रहा हूँ 1541 की। ठीक है, चलिए
बुखारा को निपटाने के बाद में उसका जो दूसरा नंबर आता है वो रायसेन पे टूटता है 1542 में। ठीक है जी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या करता है कि उत्तरी और पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए ये किले का निर्माण करता है जिसका नाम है रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला। इस किले को मजबूत इसलिए करवाता है, ये बनवाता है ताकि जो उस समय जो अटैक ज्यादातर होता था वो पश्चिमी सीमा से होता था, है ना। विदेशी आक्रमण जो होते थे वो इधर से कहीं नहीं होते थे, इधर से ही आते थे सब अटैक करने के लिए। तो उसने रोहतासगढ़ के किले को बनवाया और इतनी मजबूती इसमें दी ताकि कोई इसे आसानी से तोड़ फोड़ ना सके। ठीक है। अच्छा, 1541 के बाद 1543 में इसका एक आक्रमण रहा। ठीक है, और उसने क्या किया 42 में, पहले हम 42 के बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद 43 में। 1542 में इसने रायसेन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, रायसेन पे आक्रमण किया और रायसेन के राजा को इसने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। ठीक है, यानी कि मालवा को इसने जीत लिया। ये मालवा पे अटैक किया था शेरशाह सूरी ने 1542 में। तो मालवा जीतने के बाद में एक बार फिर से ये अटैक करता है 1542 में, और इस बार ये अटैक करता है पूरनमल पर। ठीक है, पूरनमल जो है वो एक प्रशासक है और पूरनमल पर ये अटैक करता है, ये रायसेन का है। ठीक है, 1542। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझे लगता है, चलिए ठीक है। 1542 में पहले इसने मालवा पे अटैक किया था और उसके बाद 1542 में पूरनमल पे। पूरनमल जो था वो रायसेन का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, पूरनमल पे अटैक किया शेरशाह सूरी ने। इसने क्या किया, संधि कर ली, क्योंकि इसको पता था कि मैं जीत नहीं सकता, तो पूरनमल ने संधि कर ली। फाइनली हुआ क्या कि जो अफगान थे, अफगान एक कह सकते समुदाय था, उसने इसका बहुत ज्यादा बहिष्कार किया। किसका, शेरशाह सूरी का। उसने कहा कि आपने इसको क्यों छोड़ दिया ऐसे बेवजह पूरनमल को, और लोग जो थे इसी के समुदाय के वो नाराज होने लगे। शेरशाह सूरी ने क्या किया, फाइनली पूरनमल का मतलब बंद कर दिया, इसको खत्म कर दिया। उसके बाद जब पूरनमल को खत्म कर दिया तो जो हिंदू समाज था या जो अन्य समुदाय के जो लोग थे उन्होंने तिरस्कार किया शेरशाह सूरी का, यानी कि उन्होंने कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया, अन्य समुदाय के लोगों ने, जब पूरनमल की डेथ हो गई। ठीक है, तो ऐसा मौका था लाइफ में पहली बार शेरशाह सूरी की जिंदगी में जब उसको अपमान सहना पड़ा जनता के द्वारा। लोगों ने उसका तिरस्कार किया, लोगों ने भला बुरा कहा, बहुत सारी चीजें कही जो उसको सुननी पड़ी। ठीक है, चलिए फाइनली अब हम आते हैं 1542 के बाद। अब तक यहाँ किसी को कोई समस्या आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 1543 में हम एक नजर डालेंगे। 1543 इसका एक सेनापति होता है हैवात खां। ठीक है, हैवात खां से परामर्श करता है और परामर्श करने के बाद में ये क्या करता है, सिंध और मुल्तान इन पे आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद ये अपने साम्राज्य में इसको मिला लेता। हालांकि यहाँ सिंध और जो मुल्तान है उसमें एक खाली एरिया था, कोई ज्यादा बड़ा प्रशासक यहाँ था नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के सिंध और मुल्तान को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। और इसके बाद में 1543 के बाद 1545 ये वो टाइम है शेरशाह सूरी के लाइफ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहीं शेरशाह सूरी की डेथ होती है। ठीक है, अगर कोई समस्या है किसी को तो पूछ लीजिएगा। 1545 में कलिंजर अभियान होता है। कलिंजर अभियान, ठीक है, इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ज्यादा बताने की इसके बारे में जरूरत है नहीं। कलिंजर के राजा होते हैं राजा कीरत सिंह। राजा कीरत सिंह, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रीवा के महाराजा वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला
इनको ये शरण देते हैं। कौन? राजा कीरत सिंह। कीरत सिंह कहाँ के हैं? कलिंजर के हैं। और वीर सिंह बुंदेला जो है ये कहाँ के हैं? रीवा के हैं। अच्छा, शेरशाह सूरी जो है उसको ये पसंद नहीं है, उसने कीरत सिंह को वार्निंग भी दी कि आप ऐसा कीजिए, आप वीर सिंह जो है इनको संरक्षण मत दीजिएगा। लेकिन कीरत सिंह जो है वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो अपने समाज का निभा रहे हैं, अपनी यारी दोस्ती निभा रहे हैं। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि शेरशाह जो सूरी है उसको जब समझ में आ जाता है कि कीरत सिंह मानने वाले हैं नहीं ऐसे, तो 1545 में अपनी एक बड़ी सेना सजाता है और कलिंजर के दुर्ग को वो चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, कलिंजर के इस दुर्ग को जब वो चारों तरफ से घेर लेता है तो लगभग 6 महीने तक, 6 माह तक वो इस किले को घेरे रहता है। फाइनली होता क्या है कि कीरत सिंह और जो वीर सिंह बुंदेला है ये किसी तरीके से गुप्त जो रास्ते होते हैं, फाइनली आपने देखा होगा कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो लगभग अपने जहां उनका निवास होता था, जहां उनके किले होते थे, एक गुप्त रास्ता जरूर होता था कि बाई चांस अगर बाहरी अटैक हो रात के समय, सोते समय या अचानक से, तो कम से कम राजा जो है वो आसानी से वहां से भाग जाए। तो किसी तरीके से कीरत सिंह और वीर सिंह जो बुंदेला है इन्होंने अपने प्राण बचाए। लेकिन हुआ क्या कि इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी है वो जीत जाता है, कलिंजर के दुर्ग पर वो कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो उसी टाइम होता क्या है, शेरशाह सूरी एक आग्नेयास्त्र होता है, इसका नाम है उक्का। ठीक है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय इसकी क्या हो जाती है, एक्चुअली होता क्या है कि ये आग्नेयास्त्र होता है उक्का, आग्नेयास्त्र है। ठीक है, आग्नेयास्त्र या ऐसे कह लो तोप। ठीक है, उसको चलाते समय उसमें अचानक से गोला फट जाता है और शेरशाह सूरी जो कि खुद चला रहा होता है तो इसकी डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की। हालांकि जब तक शेरशाह सूरी की डेथ होती है तब तक कलिंजर का जो अभियान होता है उसको वो सक्सेसफुली जीत जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी का इस पे अधिकार हो जाता है। किस पे? कलिंजर पे। तो ये रहा कलिंजर का अभियान 1545 का। तो ये मेन जो चीजें थी, जो लड़ाइयां थी जो उसने लड़ी, जो जीती वो थी। लेकिन अब इन 5 वर्षों में शेरशाह सूरी ने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाबर और हुमायूं की तरह शेरशाह सूरी ऐसा शासक नहीं था जो सिर्फ लड़ाइयों में व्यस्त रहा। इसने लड़ाइयां भी की लेकिन इसने साथ में विकास भी किया। ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी जो की। लगातार जीतने की इसके कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था घुड़सवार सेना, या ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं बट्टू भट्ट कि इसने लाइफ में अपनी किया क्या, यानी कि 40 से 45 के बीच में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या किया इसने, इसकी जो पूरा इसका जो साम्राज्य था उसको उसने क्या किया, कुल 47 भागों में इसने बांट दिया। भाग मतलब सरकार। इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में बांट दिया, यानी कि 47 सरकारें थी सरकार इसके साम्राज्य में। ठीक है, इसके इसने 2 प्रमुख नियुक्त किए। 1 मिनट मार्कर चयन कर लूंगा। एक था मुंसिफ मुंसिफान, मुंसिफान। ठीक है, एक था शिकदार, एक शिकदार। ठीक है, मुंसिफान जो था ये न्यायाधीश था। ठीक है, इसका काम था न्याय देना, और ये जो शिकदार था इसका काम था शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, शांति व्यवस्था। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो पूछ सकता है। यानी कि इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को शेरशाह सूरी ने कुल 47 सरकारों में विभाजित किया था। ठीक है, जिसके 2 प्रमुख अधिकारी थे, मुंसिफान यानी कि इसको न्यायाधीश कहते थे,
दूसरा सिकदार या सिकदार जिसका काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना पूरे साम्राज्य में। ठीक है, इसने अपनी जो सरकार थी वो फरगना और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजों में बांट रखी थी, और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उस समय वो थी ग्राम। ठीक है, ग्राम जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, इसको देखता कौन था? इसको देखता था या तो प्रधान या फिर पटवारी। ठीक है, अगर यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। अभी क्या है कि काफी लंबा टाइम हो गया और उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कभी कभी चीजें ये होती हैं कि दिमाग से निकल जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द एकदम रिकवर हो जाए वो सारी चीजें, और 3 से 4 दिन में मुझे लगता है कि बहुत बेहतर ढंग से जो है मजा आएगा क्लास में। लेकिन कमी तो अभी भी कोई नहीं होगी शायद। अब तक जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने बताया, अगर इसमें किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स है इसी के लिए, आप पूछिए और मैं जवाब दूंगा। दूसरी, अगर लगता है कि तब भी समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो चैनल है उसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो उस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैसेज ही करना, कॉल मत करना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक अगर मुझे लगता है किसी को कोई समस्या आई नहीं होगी तो इसके बाद हम देखते हैं और क्या होता है। सिकंदर शाह जो सूरी है, चलिए क्वेश्चन बन रहा है अभी दिमाग में, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, देखिए किसी भी शासन को, प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी होता है पैसा। तो ये पैसा कहाँ से आता था और किस माध्यम से आता था? तो उस समय भूराजस्व की जो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, मतलब आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था भूराजस्व। ठीक है, अब आप पॉइंट बना लें ऐसे ऐसे। ठीक है, इस टाइप से, और कुछ मेन मेन जो चीजें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आय का प्रमुख साधन जो था वो था भूराजस्व। ठीक है, व्यवस्था जो थी उस समय वो थी रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? अगर जरा किसी को पता हो तो हमें बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी इसके लिए मैं किसी दिन अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि 10-15-20 मिनट तो इसी में लग जाएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी समझाने में, क्योंकि फिर रैयतवाड़ी नहीं आएगा और भी जो इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, भूमि मापन के लिए इसने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया। ठीक है, सिकंदरी गज का इसने इस्तेमाल किया। पटसन की लकड़ी का भी। ठीक है, या सन। ठीक है, सन की लकड़ी। ठीक है, इसकी जो सेना थी उसमें घुड़सवार सेना थी या अश्वरोही सेना थी। ठीक है, अश्वरोही सेना थी। अब पढ़ते हैं रुपया। तो जो रुपया है वो शेरशाह सूरी ने ही चलवाया। ठीक है, इससे पहले दाम चलता था, तो दाम और रुपये का जो अनुपात था वो 1:64 का था, यानी कि 64 दाम बराबर थे 1 रुपए के। ठीक है, अगर ऐसे समझ आ गया तो ठीक है, वरना नहीं समझ आ रहा तो बताइए, जैसे समझना चाहेंगे हम समझा देंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब हमने हुमायूं के बारे में पढ़ाया था कि हुमायूं ने एक भवन बनवाया था, दीनपना। ठीक है, होता क्या है कि 1540 में ये बैठता है और 1543 में ये दीनपना को तोड़वा देता है। कौन? शेरशाह सूरी। हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई नया राजा आएगा तो पुराने जो शासक हैं उनकी जो व्यवस्था है वो कुछ ना कुछ वो खत्म कर ही देता है। आज भी यही हाल है कि जब नई सरकार आती है तो पुरानी सरकारों की जो स्कीम होती है वो उन्हें खत्म कर देते हैं। हालांकि उनकी भी स्कीम में वही होता है जो पहले होता है, लेकिन वो खत्म जरूर करेंगे। ठीक है, तो दीनपना को इसने तोड़वा दिया और उसने एक नई इमारत बनवाई, जिसका नाम क्या रखा? किला ए कोहना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किला ए कोहना, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में, क्योंकि दीनपना दिल्ली में बना था ना। ठीक है,
अच्छा, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया किला का? ओल्ड फोर्ट, ओल्ड फोर्ट या पुराना किला। ठीक है, अंग्रेजों ने इसको क्या कहा? पुराना किला। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, चलिए। एक इसने और अच्छा काम किया, अभी तो बहुत सारे काम इसने जो अच्छे किए हैं। ठीक है, चलिए छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद में हम उसको बाद में लाऊंगा पॉइंट को। ठीक है, इसने क्या किया? एक शिक्षा नीति लागू की, शिक्षा नीति लागू की, और शिक्षा नीति के अंतर्गत इसने छात्रवृत्ति योजना लागू की। छात्रवृत्ति, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि शेषन जो सूरी था वो पढ़ा लिखा इंसान था, तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो भी प्रशासक, अगर प्रशासक पढ़ा लिखा आएगा तो वो चाहेगा कि उसकी जो मतलब जो लोग हैं उसके प्रशासन में वो भी पढ़े लिखे। ठीक है, तो ये छात्रवृत्ति योजना लाया ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो कम से कम पढ़ सकें। ठीक है, अच्छा, छात्रवृत्ति हमारा हो गया, पुराना किला हो गया, पुराना हो गया, रहने व्यवस्था होगी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ बचा है। हाँ, इसने दान की भी व्यवस्था की, दान। ठीक है, कि गरीबों को दान दिया जाए, और कुछ लंगर संबंधी व्यवस्था की। लंगर, लंगर जो भी होता है ना जिसमें खाना पीना चलता है फ्री वाला, उसके लिए व्यवस्था क्या थी कि इसने कहा कि डेली 500 सर्फी जो है वो इसमें खर्च किया, यानी कि 500 सर्फियों से जितने भी भोज्य सामग्री है बन सके उसको लंगर में रखवा दिया जाए, और जो भी लोग हैं वो चाहें तो खा सकते हैं। ठीक है, तो अब तक कोई समस्या किसी भी प्रकार की पूछेगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, किसी भी राजा को प्रशासन चलाने के लिए जरूरी है पैसा। ठीक है, तो इसके समय में क्या था आगे देखेंगे। कुल 23 टकसालें थी। टकसालें मतलब जहां जो पैसा था, जो रुपया था, उसकी प्रिंटिंग होती थी, वो छपता था। ठीक है, तो कुल 23 टकसालें थी कहाँ? इसके समय में। और 1700 सरायों का इसने निर्माण करवाया। सराय, ठीक है, सराय तो आप जानते ही होंगे, तो 1700 जो सराय थे वो इसका निर्माण करवाया है शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसके बाद में मुझे लगता है कि और कुछ बताना चाहिए इसके अतिरिक्त। एक जो मेन पॉइंट है वो भी रहेगा। ठीक है, बंगाल का एक गांव है सोनार गांव, यही मैं बोल रहा था कि सबसे लास्ट में बताऊंगा सोनार गांव, अपग्रेड नहीं हुआ है अभी। ठीक है, सोनार गांव से पेशावर तक, ये पेशावर जो था पहले इसको फिरोजपुर बोलते थे, है ना। अभी जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या है कि सारे के सारे पुराने नाम पढ़ेंगे। कोई ज्योग्राफी में जैसे नदियों के नाम पढ़ते हैं, तो आज जैसे सतलुज है, ठीक है, रावी है, तो ये जो नदियां थी इनके ये जो नाम है ओरिजिनल वो ये नहीं है, रियल है। मतलब पहले के जो नाम थे वो और थे, आज जो नाम है सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, ये अलग है। तो पेशावर को उसमें फिरोजपुर कहते थे। तो सोनार गांव से फिरोजपुर तक इसने एक सड़क बनवाई थी, इसको क्या कहते हैं? जीटी रोड। आज हम तो जानते हैं जीटी रोड। देखो इसके 5 नाम हैं, 4-5 नाम है ऑलमोस्ट। एक है सड़क आजम, ठीक है, एक नाम है इसका सड़क आजम, एक है जीटी रोड जो कि अंग्रेजों ने दिया, ठीक है, एक है सड़क आजम, और एक रोड और भी है जिसका नाम है उत्तरापथ शायद। चलिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है शायद कुछ ऐसा है, उत्तरापथ, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, चलो बता देंगे जब याद आ जाएगा। तो ये जो है शेरशाह सूरी के बारे में कंप्लीट हो गया हमारा। और अब हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं सूरी वंश में। 1545 में जो है शेरशाह जो है, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाता है। अब
1545 से लेके 1553 तक इसका बेटा है इस्लाम शाह। ठीक है, इस्लाम शाह शासन करता है। इस्लाम शाह अपने पिता के कदमों पर, नक्शे कदम पर चलने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो कुछ कर तो नहीं पाता, मतलब साम्राज्य को और जो चीजें, नई चीजें उसे नहीं ऐड कर पाता, लेकिन एक अच्छाई इसमें ये भी थी कि सैयद सूरी जहां छोड़ गया था इस्लाम शाह उसे वहीं बनाए रखा। ठीक है, तो अच्छाई कह लीजिए, बुराई कह लीजिए, जो भी है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि 1553 में इसकी भी डेथ हो जाती है। और इसके बाद मोहम्मद आदिल शाह गद्दी पे बैठता है। आदिल शाह कब? 1553 से लेके 55 तक। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री होता है, इसका नाम है हेमू। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, हेमू ये कौन है? प्रधानमंत्री है। और यही जो है वो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ता है। कौन? हेमू। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 56 में होगा। ठीक है, यही लड़ेगा हेमू, जो कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री। एक्चुअली होता क्या है, आदिल शाह जो है वो एक भोग विलास वाला आदमी है। उसको अपने जो निजी उसके काम है उनसे उसको फुर्सत नहीं है। तो इसके शासन में जो प्रधानमंत्री होता है हेमू, वास्तविक शक्तियां जो थी शासन की वो इसके हाथ में चली जाती है। यानी कि हेमू जो चाहता है वही होता है। ये एक